मित्रों, आज के इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं साहित्य के कुछ उपकरण, कुछ टूल, जिससे यह ज्ञात होता है कि भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय साहित्य क्या है और भारतीय इतिहास क्या है। धर्म शास्त्र और धर्म सूत्र, स्मृतियों को सम्मिलित रूप में धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्म सूत्रों का संकलन ईसा पूर्व 600 से लेकर और ईसा पूर्व 200 तक माना गया है। प्रमुख स्मृतियों को ईसा की आरंभिक 6ठी सदियों में विधिबद्ध किया गया था। इसमें विभिन्न वर्णों, राजाओं और राज्याधिकारों के अधिकारों की नियोजना, इसमें संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार नियमों को डाला गया है। इसमें चोरी, आक्रमण, हत्या, जारकर्म इत्यादि के लिए भी दंड का प्रावधान है, वो धर्मशास्त्र में दिया गया है। अब हम अर्थशास्त्र, हर्ष चरित्र और रजत रंगनी, दीपवंश, महावंश, तब बड़ी संख्या में ये तमिल भाषा में साहित्य मिलते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। इसमें मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी प्राय प्रयुक्त मात्रा में मिलती है। यह ग्रंथ 15 अधिकरणों यानी खंडों में लिखा गया है और इसमें दूसरा और तीसरा जो अधिकरण, जो खंड है, वो अधिक प्राचीन है और उसमें बहुत ऐसे ग्रंथों का वर्णन मिलता है और अनुमान लगाया जा सकता है कि इन खंडों की रचना विभिन्न लेखकों ने की और इस ग्रंथ की ईस्वी सन के आरंभ काल में वर्तमान रूप में दिखाई देती है। इसके सबसे पुराने अंश मौर्यकालीन समाज एवं अर्थतंत्र की दशा के परिचायक हैं। प्राचीन भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और उसके अध्ययन का महत्व, ये सब सामग्री उसमें उपलब्ध है। और प्राचीन साहित्य में कालिदास, बाणभट्ट की बहुत सी ऐसी कृतियां इसमें उपलब्ध हैं जिसके साहित्य और मूल्य को और उन कृतियों की परिस्थितियों को प्रतिध्वनित होते देख रहे हैं। कालिदास के अनेक काव्यों में नाटकों की रचना, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध है। कालिदास के इस महान सृजनात्मक कृति में गुप्तकालीन मध्य भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की बहुत सी रूपरेखाएं, बहुत झलक दिखाई देती हैं। अगर संगम साहित्य की हम बात करें, संस्कृत के ग्रंथों के साथ साथ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी उपलब्ध होते हैं। संगम साहित्य उसी को कहा जाता है। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में रहने वाले कवियों की 3-4 सदियों के काल में इस साहित्य का सृजन ही किया गया था, क्योंकि ऐसी साहित्य सभाओं में संगम कहा जाता है। इसलिए यह संपूर्ण साहित्य संगम साहित्य के नाम से विख्यात है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने के लिए संगम साहित्य एकमात्र ऐसा स्रोत भारतीय साहित्य में मिलता है जिसमें व्यापार, वाणिज्य और
अनेक ऐसे टूल्स उसमें उपलब्ध हैं और उनकी पुष्टि विदेशी विवरणों तथा पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर साक्ष्य दिखाई देते हैं। चरित्र लेखन अगर भारतीय साहित्य में, भारतीय संस्कृति में चरित्र लेखन में भारतीयों के ऐतिहासिक विवेक का परिचय अगर मिला है, चरित्र लेखन का आरंभ 7वीं सदी में बाणभट्ट के हर्ष चरित्र के साथ हुआ था। यह हर्ष चरित्र अलंकृत शैली में लिखा गया और एक अर्थ चित्रात्मक कृति है। बाद में इस शैली का अनुकरण करने वाले और इसको बोझिल के रूप में समझने वाले कुछ ऐसे साहित्यकार जो हर्षवर्धन के आरंभिक कार्यकलापों के साथ जोड़ दिए गए और इसमें अतिशोक्ति की भी बहुत भरमार मात्रा में देखने को मिलती है। और ये हर्ष के राज दरबार, हर्षकालीन सामाजिक धार्मिक आस्था, बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां इसमें देखने को मिली हैं। मित्रों, अगर हम भारतीय साहित्य और प्राचीन साहित्य के निर्माण में कुछ ऐसे विदेशी उपकरण भी हैं और कुछ ऐसे विदेशी टूल्स भी हैं जो भारतीय धर्म को स्वीकार करके यात्री के रूप में अनेक यूनानी, रोमन, चीनी यात्री भारत की यात्रा पर आए और उन्होंने भारत के संबंध, भारत की संस्कृति, भारत के साहित्य को देखा और उस पर चिंतन और मनन करने के बाद लिखा कि भारतीय संदर्भों का कालक्रम एवं तिथि निर्धारण करना उनके लिए संभव हो पाया है। अब कुछ विदेशी ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने यूनानी लेखक के रूप में अपने आप को प्लूटार्क, स्ट्रैबो, प्लिनी, जस्टिन आदि ये कुछ ऐसे लेखक हैं और चीनी और तिब्बती लेखक भी तारानाथ आदि जैसे हुए हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति का वृत्तांत वर्णन किया है। अब जब विदेशी साहित्यकार या यूनानी राजदूत मैक्सनिथीज, चीनी यात्री फायान तथा हुन शांग और मुसलमान विद्वान अल-बेरूनी जो इस भारतीय साहित्य और संस्कृति में अपना योगदान दिया और यूनानी लेखकों ने हमें सिकंदर के भारतीय आक्रमण का यूनानी राजदूत मेगासनिदिस की पुस्तक इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का भी चीनी लेखकों ने वर्णन किया है। अब इतिहास इस बात का साक्षी है कि फायान के विवरण से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल का युवान चमांड के ग्रंथ सियुकी के इस वर्णन में हर्षवर्धन के शासनकाल और अल-बेरूनी की पुस्तक तहकीक-ए-हिंद के वर्णन में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय जो भारतीय राजनीति का वातावरण था उसका भी बखूबी वर्णन किया है। भारतीय स्रोतों में ईसा पूर्व 324 में सिकंदर के भारत पर आक्रमण की कोई जानकारी नहीं मिलती। उसके भारत में प्रवास एवं उपलब्धियां के इतिहास की रचना के लिए यूनानी जो साहित्यकार हैं एकमात्र उपलब्ध स्रोत है। यूनानी यात्रियों ने सिकंदर के एक समकालीन भारतीय योद्धा के रूप में संडोकोटस का उल्लेख किया है। यूनानी साहित्यकार का यह राजकुमार सेंड्रोकोटस और भारतीय इतिहास का चंद्रगुप्त मौर्य दोनों की जो राज्य
अभिषेक की तिथियां वो ईसा पूर्व 322 ही निर्धारित करते हैं। यह पहचान प्राचीन भारत के कुछ आधारशिल आलेखों में उपलब्ध है। इस तिथि क्रम के बिना भारतीय इतिहास की रचना करना संभव नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी दूत मैगस्थनीज की इंडिका का उदाहरण संक्षिप्त रूप में मिल रहे हैं, और कुछ ऐसे लेखकों ने इसे पढ़कर केवल मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में उपयोगी जानकारी उपलब्ध करवाई है। यह कृति आंखें मूंद कर मान ली गई बातें अथवा अतिरंजनाओं से मुक्त नहीं है। अन्य प्राचीन विवरणों पर भी यह बात लागू होती है कि ईसा की पहली और दूसरी सदी के यूनान तथा रोमन जो साहित्यकार हैं भारतीय बंदरगाहों के उल्लेख के रूप में वर्णन करते हैं। भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच हुए व्यापार की वस्तुओं के बारे में जानकारी उसी जो दूसरी और पहली सदियों के यूनान के जो साहित्यकार हैं उसी में वो सब जानकारियां उपलब्ध हैं। यूनानी भाषा में लिखी गई टोलेमी की ज्योग्राफी और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक प्राचीन भारतीय भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए प्रचुर सामग्री उपलब्ध है, ऐसा देखने को मिलता है। पहली पुस्तक से मिलने वाली आधार सामग्री ईसा पूर्व 1500 ईस्वा और दूसरी पुस्तक जो ईसा पूर्व 80 से 115 तक मानी जाती है, जिसको प्लिनी की नेचुरल्सी हिस्टोरिका पहली शताब्दी ईसा पूर्व में माना गया है। यह पुस्तक लैटिन भाषा में है और भारत एवं इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी देती है। चीनी पर्यटकों के फाहियान और योहान जैसे दो प्रमुख जो व्यापारी जो साहित्यिक के रूप में जिनका भारत में पदार्पण हुआ उनका भी इसमें वर्णन मिलता है, और दोनों ही बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। वे दोनों बौद्ध तीर्थों के दर्शन करने तथा बौद्ध धर्म के अध्ययन करने भारत आए थे। फाहियान ईसा की 5वीं सदी के प्रारंभ में आया और योहान चौवांड 7वीं सदी के दूसरे चतुर्थार्ध में आया। फाहियान ने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन किया और जानकारी दी, जबकि युवान चौवांड ने हर्षकालीन भारत के बारे में जानकारी दी। अभी कुछ ऐसे अभिलेख भारतीय साहित्य में देखने को मिल रहे हैं। प्राचीन भारत का इतिहास जानने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य या सर्वाधिक विस्मरणीय साधन अभिलेख ही है। ये स्तंभों, शिलाओं तथा गुफाओं पर मिलते हैं, परंतु कभी कभी मूर्तियां, पात्रों और ताम्र पात्रों पर भी अंकित मिलते हैं। ये लेख देशी तथा विदेशी दोनों हैं। देशी अभिलेखों में अशोक के अभिलेख, प्रयाग का स्तंभ और हथनी गुफा के अभिलेख सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अशोक के अभिलेखों से उसके धर्म तथा उसकी शिक्षाओं का परिचय मिलता है। अशोक के अभिलेखों की उनकी शिक्षाओं तथा राजज्ञासाओं को जानने का एकमात्र साधन है, और इस हथनी गुफा के अभिलेख खारवेल नरेश के शासनकाल का इतिहास जानने के लिए एकमात्र साधन है। अब अभिलेखों का महत्व क्या है, और साहित्यकार वी ए स्मिथ इसके बारे में
लिखते हैं कि प्रारंभिक हिंदू इतिहास में घटनाओं की तिथि का जो ठीक ठीक ज्ञान अभी प्राप्त हो सका है, मिल रहा है, वह प्रधानता अभिलेखों के साक्ष्य पर आधारित है। पश्चिमी इतिहासकार फ्लीट ने अभिलेखों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास का ज्ञान हमें केवल अभिलेखों के अध्ययन से ही मिलता है। मित्रों, आज के व्याख्यान में हमने जाना कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और साहित्य के जो प्रारंभ और जो जिज्ञासाएं थी, जिससे हमें यह पता लग सके कि जो हमारा वैदिक काल है, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, चाहे वो अभिलेख हैं, चाहे महाकाव्य हैं, चाहे ऋग्वेद है, चाहे यजुर्वेद है, उनके बारे में वो जिज्ञासाएं कैसे हमें मिल सकती हैं, उसका निदान कैसे हो सकता है। मैं डॉक्टर कामराज सिंधु, अध्यक्ष हिंदी विभाग, दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, चेयरमैन ग्लोबल हिंदी साहित्य शोध संस्थान भारत और प्रधान संपादक शोध दर्पण पत्रिका। कल फिर हम आपसे रूबरू होंगे और आप इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और भारतीय संस्कृति, साहित्य और इतिहास की जानकारी करिएगा। जय हिंद, जय भारत।